नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा कि पूरी दुनिया की ग्लोबल इक्विटी मार्केट में काफी ज्यादा ड्रामेटिक राइज हुआ। मतलब कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट के अंदर हमको काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो, जो अमेरिका के S&P 500 इंडेक्स का ग्राफ है, जो अमेरिका की 500 सबसे बड़ी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का काम करता है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि S&P 500 इंडेक्स जो है वो सिग्निफिकेंटली ऊपर ही गया है। और खासकर कोविड-19 पैंडेमिक जो 2020 में हुआ था, उसके बाद से तो ये कहानी कुछ अलग ही दिखा रहा है। और ये स्टोरी जो है वो ज्यादातर इकोनॉमीज के अंदर रिपीट भी होती है। चाहे वो जापान का नाइकी इंडेक्स अगर आप देखो तो वहां पर भी आपको इस ग्राफ में भी सेम कहानी दिखाई देगी। लेकिन एक कंट्री है जिसकी स्टॉक मार्केट ने बाकी दुनिया के स्टॉक मार्केट के बिल्कुल ऑपोजिट, एग्जैक्ट ऑपोजिट काम किया है, और वो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि चाइना। अब दूसरा ग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये चाइना के हांगकांग इंडेक्स, जिसको हैंगसेंग इंडेक्स बोला जाता है, उसका ये ग्राफ है, जो हांगकांग एक्सचेंज में लिस्टेड है और चाइना की और हांगकांग की सबसे बड़ी कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। और हमने हांगकांग के इंडेक्स को इसलिए यहां पर इस्तेमाल किया है क्योंकि चाइना की सबसे बड़ी कंपनीज भी यहीं पर ही तो लिस्टेड हैं। चाहे वो टेंसेंट हो, अलीबाबा हो, ऐसी बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनीज इसी हांगकांग इंडेक्स के अंदर ही लिस्टेड है। और अगर आप यहां पर देखो तो इस ग्राफ ने क्लियरली अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले तो ये बिल्कुल ही अलग परफॉर्म कर रहा है। अब अगर हांगकांग इंडेक्स की बात करें तो 2021 के बाद से लगातार ये नीचे जा रहा है। अगर आप ब्रॉडर व्यू लो, जो पिछले कुछ सालों को भी साथ में इंक्लूड करें, तो हमको ज्यादा बेटर पिक्चर जो है वो मिल पाएगी और हमको ये समझ में आएगा कि हांगकांग इंडेक्स ने, हैंगसेंग इंडेक्स ने 2010 के बाद कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। अब यहां पर हम एक और ग्राफ देखते हैं जो हांगकांग इंडेक्स को S&P 500 इंडेक्स के साथ कंपेयर करने का काम करता है। यहां पे क्लियर पिक्चर आप देख पाओगे और यह है कि हांगकांग स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, भले ही इसमें चाइना की सबसे बड़ी कंपनीज लिस्टेड क्यों ना हो। लेकिन पूरे इंडेक्स को देखना शायद पूरी कहानी ना दिखा पाए। तो चलिए हांगकांग इंडेक्स या हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड जो चाइना की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका ग्राफ देखकर ये कहानी समझने की हम कोशिश करते हैं। तो ये ग्राफ जो है, ये चाइना की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी जो कभी हुआ करती थी, जिसका नाम है टेंसेंट, उसका ये ग्राफ है। तो दोस्तों, टेंसेंट को चाइना के टेक्नोलॉजी जायंट्स में से एक माना जाता है। ये वी चैट जैसी कंपनी ब्रांड्स का मालिक भी है। आप वी चैट के बारे में तो जानते ही होंगे, चाइना के व्हाट्सएप को वी चैट के नाम से जाना जाता है। उनका खुद का ही ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है और दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक इसको माना जाता है। इसके अलावा टेंसेंट कंपनी जो है वो टेंसेंट गेम्स की भी मालिक है, जो गेमिंग इंडस्ट्री में ओनर ऑफ किंग्स और आपकी फेवरेट पबजी मोबाइल जैसी हिट गेम्स के लिए भी जाना जाता है। लेकिन अगर आप टेंसेंट की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें, उसके साल दर साल के ट्रेंड को अगर आप एनालाइज करें, तो आप देखोगे कि 2021 से इसका डिक्लाइन जो है वो होना शुरू हो चुका था। फरवरी 2021 में टेंसेंट का मार्केट कैपिटलाइजेशन $900 बिलियन को भी पार कर गया था, जो उस वक्त दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक इसको बनाता था। लेकिन इस वक्त के, या फिर इस वीडियो के बनने तक, ये जो टेंसेंट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये घटकर लगभग 400 $450 बिलियन के आसपास ही आ चुका है, जो 2021 के लेवल का बिल्कुल आधा है। और ये सिर्फ टेंसेंट तक ही सीमित नहीं है बात। जैसे हम अगर पूरे हांगकांग इंडेक्स की बात करें या दूसरी कंपनीज को भी अगर देखें, तो सेम कहानी यहां पर आपको रिपीट होती दिखाई देगी। अब ये जो ग्राफ है, ये चाइना की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा कंपनी का ग्राफ है, जो चाइना की एक और बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। यहां भी आप देखोगे कि अलीबाबा का डिक्लाइन टेंसेंट से भी ज्यादा बुरा हुआ है। लेट 2020 में अलीबाबा की वर्थ जो थी वो $800 बिलियन को पार कर चुकी थी, जो लगभग टेंसेंट के बराबर ही हो जाती है। लेकिन इस वक्त, इस वीडियो के बनने तक, लगभग $220 बिलियन के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो बची है अलीबाबा के पास। या फिर कह लीजिए आप, कुछ सालों के अंदर 75% से ज्यादा का डिक्लाइन जो है वो अलीबाबा के स्टॉक्स के अंदर हमको देखने को मिला है। ये गिरावट ने काफी लोगों का पैसा डुबाया है। ऐसे इन्वेस्टर्स जो बहुत मशहूर इन्वेस्टर्स थे, जो इन चाइनीज कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए आए थे, उनका पैसा भी डुबाया है। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही मशहूर इन्वेस्टर है जिनके बारे में आप जानते ही होंगे, वॉरेन बफे के बहुत ही खास दोस्त, जिसका नाम है चार्ली मुंगेर, जो दोनों बल्कि वॉरेन बफे की कंपनी जो है वो बर्कशायर हाथवे में काम करते हैं। उन्होंने भी अलीबाबा को काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। मुंगेर ने अपनी डेली जर्नल कॉर्पोरेशन के थ्रू अलीबाबा में अपने स्टेक्स उसके गिरावट के दौरान भी काफी बढ़ाए थे, ये सोचकर कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है और आने वाले समय में ये और भी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन उनका ये विश्वास भी कंपनी को रेगुलेटरी प्रेशर्स, इकोनॉमिक चैलेंजेस और इन्वेस्टर स्केप्टिसिज्म के असर से बचा नहीं पाया। और भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स जैसे कि सॉफ्ट बैंक, जो अलीबाबा के शुरुआती बैकर्स रहे हैं, उन्होंने भी स्टॉक के गिरने की वजह से बड़े घाटे झेले हैं। लेकिन ये गिरावट चाइनीज कंपनीज
की वैल्यू में सिर्फ एक हिस्सा ही है। एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने स्टॉक मार्केट को रिवाइव करने के लिए काफी ज्यादा इंसेंटिव्स देने का काम भी किया, फिर भी किसी वजह से इन चाइनीज कंपनीज का वैल्यू अभी भी बहुत नीचे ही है और यह बढ़ नहीं पा रहा है। एग्जांपल के लिए चाइना की टॉप सिक्योरिटी रेगुलेटर ने स्टॉक मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए शॉर्ट सेलिंग को या शॉर्ट सेलिंग के इस्तेमाल को लिमिट भी कर दिया था। शॉर्ट सेलिंग के बारे में आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हो तो किसी स्पेसिफिक वीडियो के अंदर इसको डिटेल में समझाने का काम कर दिया जाएगा। अभी सिर्फ शॉर्ट सेलिंग की इस बात को हम आगे डिस्कस करते हैं। ये जो चाइना के टॉप सिक्योरिटी रेगुलेटर ने स्टॉक मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलिंग को लिमिट किया था, यह काम जुलाई 2024 के अंदर किया गया था, जब उन्होंने सिक्योरिटीज रीलैंडिंग को सस्पेंड करने का अनाउंसमेंट किया था। यह एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें ब्रोकर्स शेयर को बोरो करते हैं और क्लाइंट्स को शॉर्ट सेलिंग के लिए दे देते हैं। फिर उन्होंने शॉर्ट सेलिंग के लिए मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट कोई रेशियो को भी 80% से 100% तक कर दिया था, और हेज फंड्स के लिए तो यह थ्रेशोल्ड और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया था। और इसी के चलते, इसी वजह से शॉर्ट सेलिंग ज्यादा महंगा हो गया और कम अपीलिंग हो गया और मार्केट के अगेंस्ट स्पेकुलेटिव बेट्स को डिस्करेज किया गया। लेकिन जुलाई 2024 के बाद से हांगकांग स्टॉक मार्केट में ज्यादा इंप्रूवमेंट हमको देखने को नहीं मिला। हैंगसेंग इंडेक्स मिडल 2024 में लगभग 18,000 पॉइंट्स के आसपास था और अब ये सिर्फ 20,000 पॉइंट्स के आसपास। ये एक मोडेस्ट इंप्रूवमेंट यहां पर हमको देखने को मिला है, लेकिन पहले की शार्प डिक्लाइन के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा कम है। फिर गवर्नमेंट ने टैक्स इंसेंटिव भी इंट्रोड्यूस किए। मई 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने डोमेस्टिक लिस्टेड कंपनीज के एम्प्लॉइज को अलो किया कि वो इक्विटी इंसेंटिव जैसे कि स्टॉक ऑप्शंस और रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक्स के इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेमेंट के 36 मंथ तक डेफर कर सकें। इसका मतलब कि चाइनीज सरकार ये कह रही थी कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है, उसके स्टॉक भी खरीदता है, उससे पैसा भी कमाता है, तो अगले 36 महीने तक उस पैसे के ऊपर उसको कोई भी इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इस पॉलिसी का एम था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना और एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट को कंपनीज के परफॉर्मेंस के साथ अलाइन करना। दिसंबर 2024 में प्राइवेट पेंशन सिस्टम को भी एक्सपेंड किया गया, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को टैक्स एडवांटेज अकाउंट्स में इन्वेस्ट कर सकते थे, जो स्टॉक मार्केट में ज्यादा फंड चैनलाइज करने में मदद करेगा। आखिर में चाइना ने अपनी स्टेट ओन्ड कंपनीज जैसे कि स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स को डोमेस्टिक कंपनीज के ज्यादा शेयर्स खरीदने के लिए ऑर्डर भी दिया। कई न्यूज रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि अपने नए प्रीमियम्स का 30% डोमेस्टिक शेयर खरीदने में चाइना की सरकार अपनी कंपनीज को एलोकेट करने के लिए प्रेशर करती रही। एक पायलट प्रोग्राम चल रहा है 2025 के पहले हाफ में, जिसमें कम से कम 100 बिलियन युआन यानी कि लगभग 13-13.5 बिलियन डॉलर इंश्योरेंस के थ्रू लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टमेंट में लगाए गए। इतनी सारी न्यूज और गवर्नमेंट के एक्शंस के बावजूद हम अब भी एक स्टैग्नेंट स्टॉक मार्केट ही देख रहे हैं, जो सालों से नीचे ही जाती जा रही है। तो सवाल यह उठता है कि चाइना अपनी स्टॉक मार्केट को रिवाइव क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या यह कंट्री के इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है या फिर इंसेंटिव्स अभी भी एक वायबल इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए काफी ज्यादा नहीं है? इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि उन फैक्टर्स के बारे में बात करें जो एक्चुअली चाइनीज स्टॉक मार्केट की गिरावट के पीछे है। तो दोस्तों, चाइना के जो स्टॉक मार्केट के गिरने के 3 बड़े कारण हैं। चलिए पहले एक मेजर रीजन की बात करते हैं, जो कि है रेगुलेटरी क्रैकडाउन। 2021 में जब चाइनीज स्टॉक मार्केट अपने हाईज को टच कर रही थी, तब अलग अलग इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट का क्रैकडाउन चालू हुआ। टेक्नोलॉजिकल सेक्टर को चाइनीज गवर्नमेंट ने इंटेंस स्क्रूटिनी के अंदर डाल दिया। बड़ी कंपनी जैसे कि अलीबाबा और टेंसेंट को एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ा और उनके ऊपर भारी भरकम फाइन लगाए गए, उनके ऊपर ज्यादा रेगुलेशंस लगाए गए। फॉर एग्जांपल, अलीबाबा पर मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस के लिए रिकॉर्ड $2.8 बिलियन का फाइन लगाया गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एंट ग्रुप का $37 बिलियन का आईपीओ भी रोक दिया था, जो अलीबाबा के फाइनेंशियल एफिलिएट का एक आईपीओ था। यह मूव मार्केट में शॉक वेव्स लेकर गया। यही एक मेजर रीजन है कि अलीबाबा की वैल्यूएशन टेंसेंट के कंपैरिजन में और भी ज्यादा गिर गई। सच तो यह है कि अलीबाबा एज ए कंपनी अभी भी काफी हेल्दी है, लेकिन रेगुलेटरी क्रैकडाउन के चलते उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे गिर गई है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आप अभी वैल्यूएशन देखोगे या फिर रेवेन्यू अगर आप देखोगे अलीबाबा कंपनी का, तो वो लगातार प्रॉफिट ही कमा रही है और उसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, पर उसके स्टॉक प्राइसेस अभी भी बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी भी नीचे ही जाती जा रही है। अब देखिए, और अगर हम इसके और समझने की बात करें, काफी लोगों ने रियल टाइम में देखा कैसे अलीबाबा के को फाउंडर जैक मा को चाइनीज गवर्नमेंट से बैकलैश भी फेस करना पड़ा, जब उन्होंने लेट 2020 में पब्लिकली चाइना के फाइनेंशियल रेगुलेटर को क्रिटिसाइज करने का काम किया था। उनकी स्पीच के बाद जैक मा को कई महीनों के लिए गायब कर दिया गया था। वो पब्लिक व्यू से गायब हो गए थे, जो काफी स्पेकुलेशन के कारण बना और उनकी सेफ्टी और अलीबाबा के फ्यूचर को लेकर लोग और वो इन्वेस्टर्स और भी ज्यादा चिंतित होते गए। ये क्रैकडाउन ने अलीबाबा और कई और चाइनीज बिजनेस की वैल्यू को गिराने का काम किया। और इसके ऊपर एक और बड़ा प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी मार्केट क्राइसिस का। अगर आप प्रॉपर्टी मार्केट क्राइसिस की बात करें, इस ग्राफ को अगर आप देखें,
तो मेजर रियल एस्टेट कंपनी जो है चाइना की, जिसका नाम है एवरग्रैंड, आप देख सकते हैं कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो कितना ज्यादा गिर चुका है। एवरग्रैंड जो चाइना की प्रॉपर्टी मार्केट क्राइसिस का सिंबल था, उसने सबसे ज्यादा जो ड्रामेटिक डिक्लाइन था उसको फेस करने का काम किया। एक समय पर चाइना का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर एवरग्रैंड अपनी डेट्स को डिफॉल्ट कर गया। लेट 2021 की यह बात है, जब वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पा रहा था। कंपनी ने $300 बिलियन से ज्यादा की लाइबिलिटीज एक्यूमुलेट कर ली थी और उसका कोलैप्स प्रॉपर्टी मार्केट और चाइनीज इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा शॉकवेव्स लेकर गया। अब ये कैसे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरा? जो कंपनी 2017 में $50 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू रखती थी, वो 2023 तक सिर्फ $2 बिलियन तक पहुंच गई और उसको डीलिस्ट भी होना पड़ा उसके बाद। तीसरा इशू जो चाइना की सिक्योरिटी मार्केट या इक्विटी मार्केट अभी फेस कर रही है, वो है चाइना का इन्फ्लेशन रेट। कुछ महीनों में आप देख सकते हो कि पिछले कुछ महीनों में इन्फ्लेशन चाइना का थोड़ा कम तो हुआ है, पर वैसे अगर हम बात करें तो चाइना बहुत ही बड़ी इन्फ्लेशन की समस्या से फेस कर रहा है। यह प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स को चाइना के फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा कॉशियस भी बताते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि अगर ये फिक्स नहीं हुआ तो चाइना काफी हद तक जापान के 1990s के लॉस्ट डिकेड्स की तरह स्टैग्नेशन और डिफ्लेशन का सामना करेगा। जापान की तरह चाइना भी डिफ्लेशनरी ट्रैप में गिर सकता है, जहां लो डिमांड और डिक्लाइनिंग प्राइसेस स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करती हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज्यादा कमजोर करती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये सारे रीजंस हैं जो चाइना के स्टॉक मार्केट के गिरने के कारण बनते हैं। अब समझते हैं कि इतने सारे इंसेंटिव्स होने के बावजूद चाइना अपनी मार्केट को रिवाइव क्यों नहीं कर पाया। इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि बीजिंग अपनी इकोनॉमी के लिए उतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस नहीं ले पाया है। फॉर एग्जांपल 2024 में चाइना ने एक कंजम्पशन स्टिमुलस स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, जो कार्स, होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिकल बाइसाइकिल्स जैसे गुड्स को टारगेट करती थी। इस इनिशिएटिव के थ्रू 1.3 ट्रिलियन युआन की सेल्स भी हुई थी, जो कंजम्पशन ग्रोथ में 1 परसेंटेज पॉइंट का इंक्रीज लेकर आई थी। लेकिन काफी एनालिस्ट हैं इस पॉजिटिव इफेक्ट को लेकर काफी ज्यादा स्केप्टिकल रहे, क्योंकि उनका मानना यह है कि एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का सिर्फ टेंपरेरी सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जब पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने हाउसिंग मार्केट को सपोर्ट करने के लिए 300 बिलियन युआन की फैसिलिटी को अनाउंस किया, तो काफी एनालिस्ट ने इसे काफी कम बताया, क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर के चैलेंजेस के स्केल के हिसाब से यह अमाउंट काफी छोटा था। यह मॉडेस्ट स्टिमुलस एक रीजन है कि ये एनालिस्ट और इन्वेस्टर अभी भी कॉशियस है चाइना के फ्यूचर को लेकर। उनका मानना यह है कि ये सब स्टिमुलस जो चाइना की सरकार दे रही है वो काफी नहीं है, और ये सिर्फ इन 2 स्टिमुलस रिपोर्ट्स तक सीमित नहीं है जो हमने अभी डिस्कस किया है। काफी और पॉलिसीज है जिनके बारे में एनालिस्ट ये सोचते हैं कि वो भी एनफ नहीं है, चाइना को इनसे ज्यादा और कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि चाइना के इकोनॉमिक स्ट्रगल्स की वजह के पीछे काफी फैक्टर्स हैं, जैसे रेगुलेटरी क्रैकडाउन, प्रॉपर्टी मार्केट कोलैप्स और ओवरऑल इकोनॉमिक स्लोडाउन। गवर्नमेंट ने कुछ स्टिमुलस मेजर इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन वो अभी तक इन प्रॉब्लम्स को स्केल के एड्रेस करने के लिए अभी वो काफी हमको नहीं लग रहे हैं। बीजिंग का कॉशियस अप्रोच और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इश्यूज ने एनालिस्ट को, इन्वेस्टर्स को और ज्यादा स्केप्टिकल बनाने का काम किया है कि चाइना अपनी मार्केट को नियर फ्यूचर में रिवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्या चाइना जापान के लॉस्ट डिकेड जैसे प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को अवॉइड कर पाएगा? ये क्रिटिकल सवाल है। अभी के लिए रिकवरी का रास्ता अनक्लियर लगता है और सिर्फ टाइम ही बताएगा कि बीजिंग इन चैलेंजेस को कैसे टैकल करेगा। पर वैसे आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।